स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए हम लोग चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड वन लाइनर सारा क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो हिस्ट्री का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका आज फर्स्ट क्लास होने वाला है। मैं आप सभी को गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे साथियों कि आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जितना मैं आपको प्रश्न करवा दूंगा 100% यहीं से आएगा। इतना मैं आपको प्रैक्टिस ही करा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये देखा हुआ ही क्वेश्चन है। जो पढ़ेंगे वो 400 प्लस स्कोर करेंगे। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं मेरे साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 हिस्ट्री, जो चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो सब पूरे चैप्टर को एकदम बोल रहे हैं ना कि एकदम इसको निचोड़ लेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव के मदद से। अगर आप सब्जेक्टिव ना भी पढ़े, मतलब आप कॉन्सेप्ट ना भी पढ़े, तो ऑब्जेक्टिव के मदद से 100% में 100% आप चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा। सवाल है कि राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। जो राष्ट्रवाद है वो किसकी देन है? तो आधुनिक राजनीति की देन है। यह किस प्रकार की भावना को विकसित करता है? ये जो है वो किस प्रकार की भावना को विकसित करता है? कौन? आधुनिक राजनीतिक। तो वह एकता की भावना को विकसित करता है। किसकी भावना को विकसित करता है? तो एकता की भावना को विकसित करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्गणन काल के किस शताब्दी में जन्मी? यानी कि राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है पुनर्गणन काल के किस शताब्दी में जन्मी, या मे की जगह के हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है। तो 18वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में जन्मी? तो 18वीं शताब्दी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की 1889 की क्रांति को क्या माना जा सकता है? जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 की क्रांति को क्या माना जा सकता है? इसे और क्या माना जा सकता है? तो राष्ट्रवाद की शुरुआत। राष्ट्रवाद की शुरुआत इसी क्रांति से हुई थी, फ्रांस की क्रांति से। कोई भी पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति में पहली बार जनता ने किसके विरुद्ध विरोध किया? फ्रांसीसी क्रांति में पहली बार जो जनता था वो विरोध जो था वह किसके खिलाफ जनता ने किसके खिलाफ विरोध किया? कि कौन सी क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में पहली बार किसके खिलाफ? तो राजतंत्र के खिलाफ विरोध किया। किसके? राजतंत्र के खिलाफ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1830 के पश्चात यूरोप में क्या हुआ? 1830 के जो पश्चात है वह यूरोप में क्या हुआ? तो राष्ट्रवादी भावनाओं बलवती हो गई। राष्ट्रवादी भावनाएं जो है वो बलवती हो गई। कब? 1830 के पश्चात यूरोप में क्या हुआ था, यानी क्या हुआ? तो राष्ट्रवादी भावनाएं बलवती हो गई। अगला है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतियों के दौर किस विचारधारा के विकास से जोड़ा गया? विकास से जुड़ा। मतलब कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतियों के दौर किस विचारधारा के विकास से जुड़ा? किस विचारधारा के विकास से जुड़ा? तो राष्ट्रवाद के विचारधारा से। किसके विचारधारा से? तो राष्ट्रवाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों, हम लोग इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस करेंगे। ये तो फुल रिवीजन है, ये तो मस्ती में आप कीजिए। आप बस ये देखिए कि आपका 20-30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मस्ती में आप कीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना। जब मैं बोल दूंगा कि आज का क्लास सीरियस क्लास है, आज का हर एक ऑब्जेक्टिव आपको रट जाना है तो रट जाना। आज की क्लास भी सीरियस ही क्लास है, मतलब कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक चीजों को मल्टीपल रिवाइज कीजिएगा। ये चीज अभी आप हर एक पार्ट को देखते आइएगा, आप एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ओके, अगला सवाल है कि जर्मनी और इटली का एकीकरण किस विचारधारा से प्रेरित था? जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है वो किस विचारधारा से
प्रेरित था? तो राष्ट्रवाद से। किससे? राष्ट्रवाद से प्रेरित था। कौन? जर्मनी और इटली का एकीकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला सवाल, पोलैंड, हंगरी, पोलैंड, हंगरी और यूनान में राष्ट्रवाद की लहर किससे प्रभावित थी? पोलैंड, हंगरी और यूनान में राष्ट्रवाद की जो लहर थी वह किससे प्रभावित थी मेरे साथियों? किससे प्रभावित थी? तो फ्रांसीसी क्रांति से। किससे प्रभावित थी? तो फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का सामान्य अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा के जो सामान्य अर्थ है मेरे साथियों वह क्या है? तो अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव। अपनी अपनी राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव, या फिर अपनी राष्ट्र के प्रति सोच और लगन, लगाव मतलब प्रेम, ये राष्ट्रवाद की अवधारणा का सामान्य अर्थ है। ओके। अगला सवाल कि फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या दी? अगर पूछे कि अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वह क्या है? तो कल्पना दर्शन का आधार, क्या कल्पना दर्श के आधार पर इन्होंने अपनी परिभाषा दी। किसका मतलब? कल्पना के आधार पर, कल्पना कर लिए उसके आधार पर इन्होंने, फ्रांसीसी दर्शक अर्नेस्ट रेमन ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी। अगला सवाल, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को किस क्रांति ने बढ़ावा दिया? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को किस क्रांति ने बढ़ावा दिया मेरे साथियों? किस क्रांति ने बढ़ावा दिया? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। कौन क्रांति बढ़ावा दिया? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अगला सवाल है कि नेपोलियन ने विजित राज्यों में क्या जागृत किया? नेपोलियन जो थे वो विजित राज्यों में क्या जागृत किया मेरे साथियों? तो राष्ट्रवादी भावना इन्होंने जागृत किया, जागरूक किया। अगला, फ्रांस में राष्ट्रवाद का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ हुई? यानी कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले जो हुई वह मेरे साथियों कहाँ हुई? तो फ्रांस में। कहा? फ्रांस में। ओके। अगला सवाल है कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन किस प्रकार का था? फ्रांस में बुर्बो राजवंश का जो शासन था मेरे साथियों वह किस प्रकार का था? तो वह निरंकुश था। क्या? निरंकुश। किस प्रकार का शासन था? तो निरंकुश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा लुई 16वें को क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राजा थे लुई 16वां, उन्हें क्या हुआ मेरे साथियों? तो तानाशाही समाप्त कर दी गई। उन्हें क्या हुआ? उन्हें तो तानाशाही जो था उनका समाप्त कर दी गई। अच्छा, नेशनल असेंबली ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? ये जो नेशनल असेंबली जो था वो किस व्यवस्था को समाप्त किया था मेरे साथियों? तो समांतवादी व्यवस्था। किसका? समांतवादी व्यवस्था को जो था वो नेशनल असेंबली ने समाप्त किया। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि नेशनल असेंबली ने किस व्यवस्था को समाप्त किया था, तो समांतवादी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? तो समांतवादी व्यवस्था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे साथियों कि नेशनल असेंबली के दो प्रमुख कार्य क्या थे? नेशनल असेंबली के जो काम था वो दो प्रमुख काम क्या था? तो नागरिकों का स्वतंत्रता की रक्षा और समान अधिकार देना। नागरिकों को स्वतंत्र की रक्षा और समान अधिकार देना ये नेशनल असेंबली की दो प्रमुख कार्य थी। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजतंत्र को समाप्त कर कौन सी व्यवस्था आई? तो संवैधानिक राजतंत्र। कौन सी व्यवस्था आई? तो संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला सवाल है कि लुई 16वें और रानी को कब फांसी दी गई? लुई 16वें और रानी को फांसी जो है मेरे साथियों वह कब दी गई? तो 1793 ईस्वी में फांसी दी गई। कब? 1793 ईस्वी में। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में क्या सुधार हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में जो सुधार है वह किस प्रकार की सुधार हुआ? मतलब क्या सुधार हुआ? तो समान कानून लागू करना। मतलब समान कानून लागू करना यही सुधार होगा। ओके।
अगला सवाल कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया, तो फ्रेंच को। किसको? फ्रेंच को इन्होंने राष्ट्रीय भाषा बनाया फ्रांसीसी क्रांति ने। ओके। अगला सवाल है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण जो था मेरे साथियों, वह क्या था? तो राजनीतिक जागरूकता। क्या? जागरूकता जो था, यह प्रमुख कारण था। नेपोलियन के एकीकरण का मार्ग किसने प्रस्तुत किया? इन नेपोलियन के एकीकरण मार्ग जो था वो किसने प्रस्तुत किया मेरे साथियों? तो इटली और जर्मनी ने। किसने? इटली और जर्मनी ने प्रस्तुत किया। अगला सवाल है कि स्टेट्स जनरल के स्थान पर क्या बनाया गया? स्टेट्स जनरल के स्थान पर क्या बनाया गया? तो नेशनल असेंबली बनाया गया। अच्छा, राष्ट्रवाद के प्रभाव से कौन देश एक हुए? राष्ट्रवाद के प्रभाव से जो देश था वह एक हुआ, तो जर्मनी और इटली। कौन? जर्मनी और इटली जो था वह एक हुआ। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय सक्रिय नागरिक शब्द का अर्थ क्या था? फ्रांसीसी क्रांति के समय सक्रिय नागरिक का जो अर्थ था वह क्या था? तो वोट देने का अधिकार वाले, मतलब वोट देने के अधिकार वाले, ये सक्रिय नागरिक का अर्थ था। अगला है कि राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार का आधार पर बनती है? राष्ट्रवाद की भावना जो है वह किस प्रकार के आधार पर बनती है मेरे साथियों? तो भाषा, नस्ल और आवासीय आधार पर। किसके? भाषा, नस्ल और आवासीय आधार पे बनती है। अगला सवाल है कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का निर्माण किससे जुड़ा? यानी कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का जो निर्माण है वह आपके किससे जुड़ा? तो क्रांतियों से। किससे? क्रांतियों से। अगला, नेपोलियन के युद्धों से किस भावना का विकास हुआ? नेपोलियन के युद्धों से जो भावना का विकास हुआ वह किस प्रकार की, यानी किस भावना को जो है वह अभी विकास हुआ? तो समाजवाद भावना का। किसका? समा सॉरी राष्ट्रवाद भावना का विकास हुआ। नहीं, राष्ट्रवाद, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार का सरकार बनी? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जब खत्म हुआ तो उसके बाद कैसी सरकार बनी? तो संवैधानिक राजतंत्र बनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ओके। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए, इसका फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव का मैं आपका क्लियर करा दिया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 थे और आप सभी को कमेंट करना है कि आपके 30 में से कितने करेक्ट हुए। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।